हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है 60 टाइप क्वेश्चन कुछ रह गए थे, उसके विषय में जानकारी दूंगा और मल्टीपल विकल्प वाले क्वेश्चन के विषय में जानकारी दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ड्रा किए हुए एक सिलिंड्रिकल वर्कपीस में अच्छी क्रेजों और फोल्डों के दोष आ गए हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए उपचार के दो नाम बताने हैं। कौन कौन से हैं? सही फोर्जिंग तापमान बनाए रखें। दूसरा, इसे चरणों में ड्राइंग आउट करना चाहिए। देखिए फिर से क्या दिया हुआ है, ड्राइंग किए हुए एक सिलिंड्रिकल वर्कपीस में अच्छी क्रैकों और फोल्डों के दोष आ गए हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए उपचार के दो मेथड हैं। पहला है सही फोर्जिंग तापमान बनाए रखना, दूसरा है इसे चरणों में ड्राइंग आउट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉप फुलर्स के साथ बेंडिंग लिंक का प्रयोग बताएं। टॉप फुलर्स के साथ बेंडिंग लिंक का प्रयोग है। टॉप फुलर्स के साथ बेंडिंग लिंक, इसका क्या होगा? इसका प्रयोग जो है छोटे रेडियस, पाइप क्लिप्स आदि की बेंडिंग के लिए किया जाता है। टॉप फुलर के साथ बेंडिंग लिंक का प्रयोग जो है छोटे रेडियस, पाइप क्लिप्स आदि की बेंडिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लैक स्मिथ के कार्य में गर्म धातुओं को काटने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली चीजल का नाम बताइए। ब्लैक स्मिथ का कार्य जहाँ पे गर्म कार्य होते हैं, ब्लैक स्मिथ के कार्य में गर्म धातुओं को काटने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली चीजल का नाम है हार्ड चीजल। हार्ड चीजल को जो है हार्ड और टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोल्ड चीजल को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्जिंग के दौरान वर्कपीस या तो क्रैक हो जाती है या वर्क हार्डन बन जाता है। इसे कैसे रोका जा सकता है? तो नियमित अंतरालों पर इसे फिर से गर्म करते रहना चाहिए। देखिए फिर से क्या है, फोर्जिंग के दौरान वर्कपीस या तो क्रैक हो जाता है या वर्क हार्डन बन जाता है। इसे रोका जा सकता है नियमित अंतरालों पर इसे फिर से गर्म करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अब जो है क्वेश्चन जो है वो विकल्प वाले प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये दिए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्वेज ब्लॉक की धातु होती है। स्वेज ब्लॉक किस धातु के बने होते हैं? माइल्ड स्टील के, मैलिएबल कास्ट आयरन के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं या टूल स्टील के बने होते हैं। तो स्वेज ब्लॉक जो होता है, स्वेज ब्लॉक की धातु जो होती है मैलिएबल कास्ट आयरन के बने होते हैं। स्वेज ब्लॉक जो है मैलिएबल कास्ट आयरन के बने होते हैं। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्ज में ट्यूजर्स का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? ट्यूजर्स का कार्य क्या है? ठंडी हवा को प्रवेश करना, धुएं और चिंगारियों को कंट्रोल करना, जलने वाले पदार्थों को बाहर निकालना। कोई कार्य नहीं। तो फोर्ज में ट्यूजर्स के कार्य जो होते हैं वो होता है जलने वाले पदार्थों को बाहर निकालना। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। फोर्ज में ट्यूजर्स का कार्य होता है जलने वाले पदार्थों को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनविल के निम्नलिखित पार्ट्स में से पार्ट को बीक कहते हैं। आयताकार ऊपरी सरफेस, गोल टेपर्ड सिरा, स्क्वायर होल या निचला भाग। एनविल के निम्नलिखित पार्ट्स में से किस पार्ट को बीक कहते हैं? देखिए गोल टेपर्ड सिरा जो है वो हमारा बीक कहलाता है। एनविल का एक पार्ट है जो कि गोल टेपर्ड सिरा को जो है, गोल टेपर्ड सिरा जो है एनविल का एक पार्ट जिसे हम बीक कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फोर्जिंग में जाब की लंबाई घटाकर उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है? उसे कहते क्या है? देखिए ड्राइंग आउट कहते हैं, पंचिंग कहते हैं, ड्रिफ्टिंग कहते हैं या जंपिंग कहते हैं। किसका प्रयोग फोर्जिंग में जाब की लंबाई घटाकर उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है? जंपिंग। जंपिंग के प्रयोग के माध्यम से फोर्जिंग में जाब की लंबाई घटाकर उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है जंपिंग सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
एनविल होती है, एनविल होती है, कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक होता है, माइल्ड स्टील का हैवी ब्लॉक होता है, हाई कार्बन स्टील का हैवी ब्लॉक होता है, या एल्युमिनियम का हल्का ब्लॉक होता है। तो एनविल जो होता है कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक होता है। एनविल जो है कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक होता है। एनविल जो है, एनविल का प्रयोग जो है ब्लैक स्मिथ में किया जाता है, और एनविल के जो नोकदार जो सिरा होता है उसे बीक कहते हैं, जो कि एनविल का फोर्जिंग में ब्लैक स्मिथ जॉब में फोर्जिंग के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अगला दिया हुआ है हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग करते समय, हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग करते समय निम्नलिखित में से किस टोंग का प्रयोग किया जाता है? तो किस टोंग का प्रयोग किया जाता है? देखिए, हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग करते समय निम्नलिखित में से किस टोंग का प्रयोग किया जाता है? राउंड टोंग, साइड टोंग, हॉलो टोंग या पाइप टोंग? तो हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग करते समय साइड टोंग जो है, साइड टोंग का प्रयोग किया जाता है। हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग करते समय साइड टोंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है फोर्जिंग तब की जाती है, फोर्जिंग तब की जाती है जब धातु होती है लिक्विड दशा में, प्लास्टिक दशा में, इलास्टिक दशा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फोर्जिंग तब की जाती है जब धातु जो होती है प्लास्टिक दशा में होती है। फोर्जिंग तब की जाती है जब धातु होती है प्लास्टिक दशा में। अगला है जब बॉटम स्वेज और टॉप फुलर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? जब बॉटम स्वेज और टॉप फुलर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? हॉलोइंग, ड्राइंग आउट, जंपिंग या बेंडिंग? देखिए, जब बॉटम स्वेज और टॉप फुलर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो हमारा हॉलोइंग ऑपरेशन किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्जिंग की जाती है, फोर्जिंग की जाती है धातु के गलनांक पर, धातु के गलनांक से नीचे, धातु के गलनांक से ऊपर, उपरोक्त में से कोई नहीं। फोर्जिंग की जाती है धातु के गलनांक से नीचे। धातु के गलनांक से नीचे क्या होती है? धातु की फोर्जिंग की जाती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के विषय में फोर्जिंग से संबंधित अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।